मुझे तो लगता है कि मेरे अंदर कुछ ऐसा खास है ही नहीं कि मैं कुछ अपने बारे में लिखूं। उसके बदले में इन्होंने आत्मकथ्य लिखा है और इस आत्मकथ्य में ही उन्होंने बता दिया है कि वो अपना जीवन परिचय क्यों नहीं लिखना चाहते। इस कविता में उन्होंने पूरी बात बता दी है। ठीक है, ये था उनका संक्षिप्त और मैंने पाठ का भी परिचय आपको दे दिया बच्चों। अब हम आत्मकथ्य कविता के बारे में जान लेते हैं, समझ लेते हैं। इसको मैं इसलिए आपको पढ़ा रही हूँ बच्चों, ये चैप्टर आपका बोर्ड परीक्षा में नहीं आएगा, लेकिन इंटरनल के मार्क्स के लिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ सकती हूँ। ठीक है स्टूडेंट? बहुत सारी बातें वो बतलाते हैं इस दौरान और कहते हैं कि मैं क्यों अपनी कविता को या अपने जीवन के बारे में लोगों को क्यों नहीं बतलाना चाहता हूँ। इसी संदर्भ में उन्होंने ये बात कही है। देख लीजिए कविता। बहुत बड़े कवि थे प्रसाद जी और उन्होंने अपने जीवन की सारी गाथा मानो इस कविता के माध्यम से उन्होंने अपने जीवन की सारी गाथा कह दी हो। थैंक यू रजत। मधुप गुन गुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। कवि कह रहे हैं कि ये जो मन रूपी भौरा है, ठीक है, मधुप मीन्स भौरा होता है बच्चों। कह रहे हैं कि मन रूपी जो भंवरा है वो गुंजार करता हुआ मानो क्या कह रहा है, अपनी कहानी कह रहा है, लोगों को अपनी कहानी बता रहा है। ठीक है, कैसे वो बतला रहा है अपनी कहानी बच्चों? जीवन के संदर्भ में उन्होंने भौरे का संकेत किया है कि उनके जीवन में कभी अपने जीवन को उन्होंने क्या माना है, एक बगीचा माना है। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। जीवन को उन्होंने अपने एक बगीचा माना है, तो कवि कह रहे हैं कि मेरा जो जीवन रूपी उपवन है, बगीचे में कौन गुंजार करता है, भ्रमर गुंजार करता है। तो कवि कह रहे हैं कि मेरे जीवन रूपी बगीचे में अर्थात उपवन में मन रूपी भंवरा गुंजार करता हुआ मानो मेरे जीवन की कहानी कह रहा है। ये पहली पंक्ति का आशय हुआ बच्चों। दूसरा पंक्ति है, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। आगे वे कह रहे हैं कि उसके जीवन रूपी उपवन से, ठीक है, उसके जीवन रूपी उपवन से यानी वृक्ष हैं, उस उपवन में जितने भी वृक्ष थे, उस वृक्ष की कितनी पत्तियां मुरझा करके गिर चुकी हैं। अर्थात किस संदर्भ में कह रहा है, उसने अपने जो अपनों को खो दिया है, उन अपनों के संदर्भ में उसने घनी पत्तियों के मुरझाकर गिरने की बात कही है। ठीक है, जैसे टहनियां सूख जाती हैं, पत्तियां सूख जाती हैं तो गिर जाती हैं, उसी प्रकार से उसने भी अपने जीवन में अपने बहुत से प्रिय सदस्यों को, अपने पारिवारिक सदस्यों को खो दिया है। इसलिए वो कह रहा है कि उसके जीवन रूपी उपवन से कितनी घनी पत्तियां आज मुरझाकर गिर गई। ठीक है, जो कि उसके जीवन की खुशी के आधार थे। ये पत्तियां क्या थी, उसके जीवन रूपी उपवन को हरा भरा करने वाली थी। ये पत्तियां खुशियां प्रदान करने वाली थी और उसकी खुशी के ये पल अर्थात उसके संगी साथी और उसकी जीवन साथी सब उसे छोड़ करके चले गए। ठीक है, अगली पंक्ति में कवि कह रहा है कि इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। ठीक है, इस गंभीर, गंभीर मतलब बहुत ही गंभीर यानी कि बहुत ही सीरियस, बहुत ही विचारशील। तो इस गंभीर अनंत जिसका कोई अंत नहीं है, ठीक है, तो इस अनंत विस्तृत आकाश में, ठीक है, कवि कह रहे हैं कि इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। मैंने आपको बताया कि आत्मकथा उनको लिखने के लिए बोला गया था, तो उन्होंने इसी संदर्भ में कहा है कि इस विस्तृत अनंत आकाश में बहुत सारे महापुरुषों के जीवन इतिहास पड़े हुए हैं। अर्थात उनका जीवन वृत्त, जीवन परिचय पड़ा हुआ है। अर्थात जिन जिन से मांगा गया है, बहुत सारे लोगों ने अपना जीवन परिचय दिया है। तो उसी संदर्भ में वे कहते हैं
कि इस अनंत विस्तृत आकाश में कितने ही महापुरुषों ने अपने जीवन वृत्त लिखे हुए हैं। अब उन्होंने उसमें लिखे क्या है, उनके बारे में ये व्यंग करते हुए कह रहे हैं कि यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। कहने का तात्पर्य है कि अपना जीवन इतिहास, जब भी कोई अपनी जीवनी लिखता है, ठीक है, बायोग्राफी जब भी कोई लिखता है, ठीक है, क्या कहते हैं इंग्लिश में? स्ववृत्त को इंग्लिश में ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हाँ, अपना जीवन परिचय मतलब आत्मकथा जो लिखता है, ठीक है, अपना आत्म परिचय जो देता है उसे क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी। क्यों महिमा, महेश, क्या कहते हैं बेटा? हाँ, ठीक है, तो वो उन्हीं लोगों के पास, हाँ ठीक है, गुड बेटा। तो उन्होंने कहा है, वेरी गुड सौम्या, तो वो कह रहे हैं कि उन लोगों के विषय में ही कह रहे हैं कि जिन लोगों ने अपना जीवन वृत्त का भी अर्थ होता है हिंदी में आत्म परिचय या ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। तो जिन लोग इस अनंत नीलिमा में बहुत सारे महापुरुषों का जीवन इतिहास अर्थात उनकी जीवनी पढ़ी है, तो वो कह रहे हैं कि यह लोग करते ही रहते हैं। ये लोग क्या करते हैं? जब भी कोई ऑटोबायोग्राफी लिखता है तो क्या होता है उसमें? उसे अपने जीवन के प्रत्येक पहलू का उसमें देना पड़ता है विश्लेषण करके। उसमें वो उन बातों की कुछ बातें ऐसी होती है जो बहुत ही सुखद होती हैं, कुछ दुखद होती हैं, कुछ कमियां होती हैं, कुछ दोष होते हैं, ठीक है। तो इन सब को और दोषों के संदर्भ में उसने कहा क्योंकि उस व्यक्ति विशेष को सब कुछ लिखना होता है। तो इसी संदर्भ में वो कह रहे हैं कि ये लोग क्या करते हैं? ये अपना मलिन इतिहास अर्थात जीवन वृत्त लिख करके ये अपना ही उपहास कराते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है बच्चों, जरूरी नहीं है कि हम अपनी व्यथा को, अपनी पीड़ा को या अपने दुखों को, सुख की बातें होंगी तो सब प्रसन्न होंगे, साझा करेंगे। और यह आवश्यक नहीं है कि हम अपनी पीड़ा या अपनी दुखद बातें किसी के साथ शेयर करते हैं तो बदले में वो हमारे दुख को समझे, ठीक है। ये समाज होता है और ये अनुभव भी है और ये बातें बताई भी गई हैं विभिन्न स्थानों पर कि जब भी हम अपने मन की व्यथा या अपनी कोई कमजोरी किसी दूसरे के सामने अभिव्यक्त करते हैं तो वो व्यक्ति या तो निंदा करता है दूसरों के पास जा करके, या तो क्या करता है, उपहास बनाता है, मजाक बनाता है, ठीक है। तो इसलिए कवि ने, कुछ ऐसी वजहें थी जिसकी वजह से कवि ने ये स्वीकार ही नहीं किया कि वो जीवन वृत्त लिखेगा। ठीक है, तो इसलिए उनके संदर्भ में वे कहता है कि यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। ये लोग क्या करते हैं? जीवन कथा लिख करके, अपना आत्म परिचय लिख करके अपने ऊपर व्यंग करवाते हैं, अपना मजाक उड़वाते हैं, ठीक है। मलिन मतलब खराब ढंग से निंदा करना। मैंने आपको बतलाया कि या तो निंदा करता है सब लोग या तो उपहास करता है, हंसी उड़ाता है। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि या तो निंदा करवाते हैं ये लोग या अपनी हंसी उड़वाते हैं। तब भी कहते हो कह डालू दुर्बलता अपनी बीती। आगे कवि कह रहे हैं कि इसके पश्चात भी लोग मुझसे ये अपेक्षा कर रहे हैं, ठीक है, कि मैं भी अपने जीवन की जो दुर्बलताएं हैं, उनके जीवन की दुर्बलता यही है बच्चों कि उन्होंने बहुत दुख के जीवन देखे थे। बहुत ही जब उनके परिवार के सदस्यों की धीरे-धीरे मृत्यु होने लगी, तो उनका परिवार आर्थिक रूप से भी बहुत कमजोर हो गया था। अभावग्रस्त उनका जीवन हो गया था। तो वो कह रहे हैं कि तब भी कहते हो कह डालू दुर्बलता अपनी बीती, कि मैंने देखा है कि जो भी महापुरुषों ने अपने आत्म परिचय के बारे में बताया है तो लोग उसकी या तो निंदा करते हैं। ये कवि का अनुभव है बच्चों। वास्तविकता क्या है, कभी-कभी अपवाद स्वरूप सब लोग बड़ाई भी करते हैं, तारीफ करते हैं, लेकिन कवि का अपना अनुभव है। उसे यही लगता है कि जो भी आत्मकथा लिखेगा उसका लोग या तो निंदा करेंगे या तो मजाक उड़ाएंगे। ये कवि की भावनाएं हैं, मेरी नहीं, ठीक है। तो आगे कवि कह रहे हैं कि तब भी आप लोग ये मुझसे उम्मीद करते हैं। यहाँ दुर्बलता से तात्पर्य बच्चों अपने मन की कमजोरी, अपने जीवन की कमजोरियां, वो अभाव से भरा हुआ जीवन, वो तकलीफ से भरी हुई बातें, वो कह रहे हैं कि तब भी ये समाज या कोई भी मुझसे
तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। आगे कवि कह रहे हैं कि अगर मैंने अपना जीवन वृत्त लिख भी दिया, ठीक है, तो सुन करके तुम्हें क्या मिलेगा? मेरा जीवन क्या है? एक खाली घड़े के समान है, ठीक है, जिसमें कि सिर्फ दुर्बलताएं हैं, निराशा से भरा जीवन है, अभाव से भरा जीवन है, अपनों का वियोग है। तो फिर आप मुझसे ये क्यों अपेक्षा करते हैं कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूं? मेरे जीवन क्या है? एक खाली गागर के समान है, और उस खाली गागर में जैसे क्या है, जब मेरा जीवन क्या है? भावनाओं से रिक्त हो गया है। क्यों? क्योंकि मैं पूरी तरह से मानसिक रूप से दुर्बल हो गया हूँ और निराश हो गया हूँ। किंतु कहीं ऐसा न हो, ठीक है? किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही हो खाली करने वाले, अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले। आगे कवि कह रहे हैं उन लोगों से, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने प्रेमचंद जी और समूह को संबोधित करते हुए मानो कहा है, जिन लोगों ने उनसे आत्मकथा लिखने का निवेदन किया है, तो उनसे कवि कह रहे हैं कि जो लोग आत्मकथा लिखने का मुझसे निवेदन करते हैं, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहीं मेरा जीवन जो एक खाली गागर के समान है, उसमें बस रिक्तता और अभाव का जीवन है। तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जीवन की जो जितनी भी तकलीफें हैं, जितनी भी दुख हैं, कहीं वो अपने आप को इन दुखों और तकलीफों का कारण ना मानने लगे। ठीक है? इसका यही आशय होगा। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही हो खाली करने वाले, अपने को समझो। कवि कह रहे हैं कि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूं और उसे पढ़ करके लोग ये समझें कि मेरी इस विवशता का, मेरी विडंबनाओं का कारण वही है, ठीक है, जो मेरे रस को समेट करके अपने जीवन में खुशियां भरते रहें। कहीं वे लोग इसे अपने ऊपर ना ले जाएं, इसलिए भी मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता हूँ। यह विडंबना अरि सरलते, तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना, औरों को दिखलाऊं मैं। यहाँ पे अरि सरलते में बच्चों मानवीकरण अलंकार है, ठीक है। अरि सरलते मतलब अपने सरल जीवन को उन्होंने कहा है, ठीक है, कि अरि सरलते हाँ, यह भी विडंबना है अर्थात दुर्भाग्य की बात है कि लोग मुझसे यह निवेदन कर रहे हैं कि मैं अपने जीवन की गाथा सबको बताऊं और सबके द्वारा अपनी हंसी उड़वाऊं, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरह से उन्होंने अपने जीवन को संबोधित किया है, मानवीकरण उसका किया है उन्होंने। वे कह रहे हैं कि ये मेरा दुर्भाग्य है कि हे मेरे सरल जीवन, मैं तुम्हारे बारे में चर्चा करके तुम्हारी हंसी लोगों से उड़वाऊं। भूले अपनी यानी कि मेरे इस जीवन में मुझसे जो भूले हुई हैं या मेरे अंदर जो कमियां हैं या फिर जिन लोगों ने मुझे धोखे दिए, प्रवंचना मतलब बच्चों धोखा देना होता है, ठीक है। तो जो प्रवंचनाएं मुझे मिली हैं, जो धोखे मुझे मिले हैं, ठीक है, भूले अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं अपने अपने ही जीवन की हंसी स्वयं उड़ाऊं और अपने जीवन के में मिले धोखों को और अपनी कमियों को मैं सबको बतला करके अपनी हंसी में नहीं उड़वाना चाहता हूँ, अपनी निंदा नहीं करना चाहता हूँ। आगे कवि कह रहे हैं कि उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, मधुर चांदनी रातों की। कवि कह रहे हैं कि मेरे जीवन में कुछ ऐसे भी समय, मेरे जीवन में एक बार ऐसा भी समय आया था कि जब मैं पूरी तरह से अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा था, आशा से भरा जीवन व्यतीत कर रहा था, भरा पूरा परिवार था, मेरी पत्नी थी। तो कवि कह रहे हैं कि उज्जवल गाथा, और मेरी पत्नी से मेरा जो रिश्ता होता है वो बहुत ही पवित्र रिश्ता था, बहुत, और मेरे और उसके द्वारा जो समय बिताया गया था वो समय भी बहुत ही पवित्र था। तो कवि कह रहे उज्जवल से तात्पर्य यहाँ पवित्र से होगा बच्चों। तो उस पवित्र कहानी को, मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसने वाली उन बातों की, जब मैं मधुर चांदनी रातों में अपनी पत्नी के साथ बैठकर किसी बातों पर हंसता था, हम दोनों साथ साथ जीवन व्यतीत करते थे, तो उस मधुर प्रेम कहानी को, जो कि निजी, किसी भी व्यक्ति के लिए निजी और नितांत निजी और खुद की बात होती है, तो ऐसी पवित्र प्रेम कथा को दूसरों के सामने सार्वजनिक करना
मुझे कहीं से भी सही नहीं लगता है। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, ठीक है? आलिंगन में आते-आते मुस्कुराकर जो भाग गया। आगे कवि कह रहे हैं जीवन में वो कह रहे हैं कि जीवन में जो समय मैंने अपनी पत्नी के साथ व्यतीत किए थे, वही मेरे लिए मेरे सुख के अवसर थे, जो मैंने अपने परिवार के साथ व्यतीत किए थे, वही मेरे लिए सुख के अवसर थे और जैसे ही वो चली गई तो मेरे सारा सुख भी मुझसे दूर हो गया। और मुझे ऐसा लगता था कि जो मेरे सुख के दिन हैं वो मेरे लिए स्वप्न के समान थे। ठीक है, जैसे हम लोग सोते हैं, सपना देखते हैं, कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में सपना देखते हैं और जागते ही सपना दूर हो जाता है, सपना टूट जाता है, तो उसी प्रकार से कवि को भी अपने बिताए हुए वे सुख के दिन सपने के समान लगते हैं, जिसका वो सपना देखा करता था। यानी कि उसकी भी ये सोच थी कि मेरे भी भरा-पूरा परिवार हो, मेरी गृहस्थी हो, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे मेरे साथ हों, इसका वह सपना देखता था। तो कवि कह रहा है कि मुझे वो सुख मिला ही नहीं, जिसका मैं स्वप्न देखता था और जिसका स्वप्न देख कर के मैं जाग गया, अर्थात वो सुख मुझे कभी मिला ही नहीं। आलिंगन में आते-आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। आगे पत्नी की बात कह रहे हैं कि पत्नी का कि मुझे बहुत अपनी याद आती है। उसके सौंदर्य का वर्णन वो कर रहे हैं कि वो तो मेरे आलिंगन में यानी कि मुझसे दूर हो गई, अब वो पास नहीं है, जब तक वो थी तब तक कवि को सब कुछ अच्छा लगता था। अब जब वो पास नहीं है तो कवि को ऐसा लगता था कि वो मेरे आलिंगन में अर्थात मिलन आलिंगन का मतलब होता है मिलना या बाहों में लेना। तो कवि कह रहे हैं कि आलिंगन में आते-आते यानी बाहों में आते-आते ही वो मुस्कुराकर भाग गई। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में। कवि कह रहे हैं उसके सौंदर्य का वर्णन कवि ने किया है कि उसके अरुण रक्तिम गालों के समीप रहते हुए ऐसा प्रतीत होता था कि अनुराग बिखेरती हुई कोई उषा हो। उषा मतलब प्रातः काल हो। अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधु माया में। ऐसा लग रहा है कि प्रेम प्रदर्शित करने वाली उषा काल उसकी आभा से, उसके सौंदर्य से अनुराग यानी प्रेम बिखेर रही हो। उसकी स्मृति पाथेय बनी थके पथिक की पंथा की। ठीक है, पंथा मतलब बच्चों रास्ता होता है, पथिक मतलब राही होता है और पाथेय का मतलब होता है बच्चों रास्ते में जाते समय जब पथिकों को विश्राम करते समय खाने के लिए जो भोजन दिया जाता है, वो विश्राम करते हैं, भोजन करते हैं तो उनकी थकान दूर होती है और तब वो आगे बढ़ते हैं। तो पथ संबंधी या रास्ते का भोजन होता है पाथेय का मतलब। ठीक है, तो कवि कह रहे हैं कि अब मेरी जो जीवन यात्रा है वो बहुत लंबी है और इस लंबी जीवन यात्रा को मैं कैसे व्यतीत कर रहा हूँ, उसकी यादें ही मेरे लिए पाथेय के समान है। जैसे जो थका हुआ यात्री होता है, ठीक है, रास्ते में चलते-चलते जो यात्री थक जाता है तो वो विश्राम करके पाथेय लेता है अर्थात रास्ते के लिए जो भोजन मिला हुआ है उसे खा लेता है, तो उसे थोड़ी ऊर्जा मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है, तब वो आगे बढ़ता है। उसी प्रकार से जब मैं अपने जीवन रूपी यात्रा पे चलते-चलते थक जाता हूँ, उदास हो जाता हूँ, दुखी हो जाता हूँ, तो उसकी यादें मुझे क्या बनाती हैं, फिर से सजीव कर देती हैं। उसकी स्मृतियाँ ही मेरे लिए ठीक वैसे ही पाथेय हैं, वैसे ही सहारा है, जैसे थके हुए पंथिक का सहारा पाथेय होता है। ठीक है? सिवन को उधेड़ कर देखोगे क्या मेरी कंथा को, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएँ आज कहूँ। आगे कवि कह रहे हैं कि मैंने अपने जीवन में जितने भी जो भी दुखद पल थे उसको मैंने क्या कर दिया है। कंथा का मतलब होता है बच्चों एक वो जैसे होता है ना गुदड़ी या फिर ऐसा कथरी जैसा, ठीक है, गुदड़ी से बनाया हुआ एक बिस्तरा कथरी जैसा उसी को कहा जाता है कंथा। ठीक है, उसको मतलब उसमें क्या किया जाता है बेकार जो पुराने फटे कपड़े रहते हैं उसमें डाल करके उसको ऊपर से सिल के बराबर कर दिया जाता है और जब उसकी सिलाई को फिर से उघेड़ो तो वो पुरानी फटी चिथड़ी गुदड़ी सब बाहर दिखाई देने लगता है। तो उसी प्रकार से कवि भी कह रहे हैं कि मैंने भी अपने जीवन की सभी व्यथाओं को क्या कर दिया है, सिल दिया है, उसको पैक कर दिया है, अपने जीवन से हटा दिया है, दूर कर दिया है। फिर से आत्मकथा लिख करके आप क्यों उसकी सिलाई को उधेड़ना चाहते हैं? क्यों मेरी कंथा को अर्थात मेरी व्यथाओं और तकलीफों को आप फिर से क्यों देखना चाहते हैं?
छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथा विडंबनाएं हुई हैं, जो मैंने चीजें महसूस की हैं, उसकी कहानी अगर मैं लिखने बैठूंगा तो क्या होगा, मुझे बहुत ही समय लग जाएगा। अर्थात इतनी बड़ी बड़ी कथाएं इस छोटे से जीवन में मैं नहीं कह सकता हूँ। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं? आगे कवि कह रहे हैं कि इससे अच्छा तो यही है, वास्तविकता यही है कि मैं अन्य लोगों की गाथाओं के बारे में सुनूं और अपने गाथा की जब बात आएगी तो मैं मौन रहना ही ज्यादा पसंद करूंगा। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं है सोई पड़ी है मेरी मौन व्यथा। कवि कह रहे हैं कि मेरी आत्मकथा सुनकर के क्या करोगे, ठीक है, मेरी पीड़ा किसी प्रकार से शांत है, अभी मैंने उन बातों को कुछ हद तक भुला दिया है, उसके बारे में लिख करके या लोगों को बता करके मैं अपनी सोई हुई पीड़ा को जगाना नहीं चाहता हूँ। इसलिए कवि कह रहे हैं कि अभी मेरे लिए आत्मकथा लिखने का उचित समय नहीं है और न ही इसका कोई औचित्य है, ना मेरी कहानी बहुत महान है, मैं साधारण सा व्यक्ति हूँ और जीवन में यदि ऐसा कुछ है भी तो मैं ये लोगों तक पहुंचा करके मैं इससे स्वयं को हंसी का पात्र नहीं बनाना चाहता हूँ या निंदा का पात्र नहीं बनाना चाहता हूँ। तो ये बच्चों थी आत्मकथ्य कविता, ठीक है, इसका वीडियो मैंने बनाया आपको भेज दूंगी, इसको भी, ये चैप्टर भी सभी लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है स्टूडेंट। इसका क्वेश्चन आंसर किसी को नहीं लिखना है, सिर्फ इसका जो भाव है, कथ्य है, यानी इस कविता में क्या बताया गया है, इसको आपको हमेशा याद रखना है, उस पे आधारित कुछ हम दे सकते हैं यहाँ। ठीक है बच्चों, 15 मिनट का और टाइम बचा है, तो मैं नया चैप्टर ना शुरू करके आप लोगों से व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछती हूँ। गिव आंसर एंड नेक्स्ट डे विल स्टडी कृतिका का नेक्स्ट चैप्टर। जॉर्ज, क्योंकि हमें हाफ ईयरली एग्जाम का सिलेबस पूरा करवाना है, तो हमें दोनों बुक्स को लेके साथ में चलना है, तो अगला चैप्टर हमारा होगा कृतिका से जॉर्ज पंचम की नाक। ठीक है स्टूडेंट, चलिए देखते हैं हम। चलिए क्वेश्चंस का आंसर दीजिए ताकि रिवीजन भी होता रहे, पद परिचय से संबंधित रिवीजन मैं करवाऊंगी, ठीक है। पेन कॉपी सबके पास होगी ही। You all having pen and copy? Raise your hand. ओके, चलिए लिखिए और बताइए, फटाफट आंसर दीजिए। कवियों का वे बहुत सम्मान करते हैं। कवियों का वे बहुत सम्मान करते हैं, सम्मान को रेखांकित करिए और उसका पद परिचय दीजिए। बेटा सम्मान को आप लोग अंडरलाइन करिए और उसका पद परिचय दीजिए। आप लोग मैसेज भी कर सकते हो, लिखने के बाद मैसेज कर दो फटाफट। पद परिचय जानने के लिए बेटा आप लोगों को जरूरी है कि व्याकरण के जितने भी तत्व हैं, विकारी और अविकारी, उन सब की परिभाषा, भेद और भेद समझ में आने चाहिए आपको उदाहरण सहित, तभी 4 नंबर का पद परिचय आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो डेली मैं देखो क्लास तो लूंगी ही मैं, अब डेली आपका व्याकरण का रिवीजन भी करवाऊंगी। कंटेंट कुछ भी हो सकता है, रचना के आधार पे वाक्य भेद भी हो सकता है, वाच्य भी हो सकता है और पद परिचय भी हो सकता है। किसी भी कंटेंट पे मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ, ठीक है। हमारा अगला टॉपिक है रस, उसको भी मैं नेक्स्ट वीक में शुरू करवाऊंगी, ठीक है बच्चों। चलिए पहले कृतिका का जॉर्ज पंचम की नाक पढ़ा दूंगी, उसके बाद रस मैं शुरू करवाऊंगी। मैसेज किया नहीं आंसर का? अच्छा, सौम्या ने किया है, गलत है बेटा। सौम्या योर आंसर इज रॉन्ग। अभी तो एक एग्जाम से खाली हुए हो ना, जब होगा तो बताऊंगी, पहले कोर्स तो कंप्लीट कर लो।
आरती ने आंसर दिया है, वेरी गुड बेटा, सही है, राइट आंसर। पूरा पद परिचय देना चाहिए ना, पूरा पद परिचय, बस इतना ही लिखना काफी नहीं है। हाँ वेरी गुड, सही है। और कोई स्टूडेंट आंसर दो तो फिर मैं आंसर बताऊं क्लास। आरती ने करेक्ट आंसर दिया है, बाकी लोग भी, आप लोग ट्राई करते रहिए बेटा। 25-30 नंबर का व्याकरण आएगा, उसमें तो पूरे मार्क्स लीजिए आप लोग। लिटरेचर तो पढ़ लोगे, बहुत अच्छे से कर सकोगे, लेकिन व्याकरण का कोई ठिकाना नहीं है कहाँ से आ जाएगा। तो प्रैक्टिस ही मुझे इसका सॉल्यूशन नजर आता है, मोर एंड मोर प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए बताइए। डेली अब व्याकरण का रिवीजन होगा। वेरी गुड बेटा, जसमीत यू ऑल्सो आर राइट। दिव्यांशु ने आंसर दिया है। अच्छा बता रही हूँ, ध्यान से पढ़ोगे, पढ़ते समय तो गायब रहते हो दिव्यांशु। बी सीरियस। महिमा और महेश, अच्छा चलो आया तुम्हारा भी आंसर। वेरी गुड बेटा, गुड। पूरा परिचय देना है, सब लोग आधा आधा परिचय दे रहे हो, ठीक है। अनु ने दिया है आंसर, वेरी गुड बेटा। विशाल और वैभव, बेटा गलत है आपका। गुणवाचक संज्ञा होती है क्या जी? हैं? संज्ञा कब से गुणवाचक होने लगी? गुड। हाँ, तो ये सम्मान शब्द जो है बच्चों, वो है आपका भाववाचक संज्ञा, ठीक है। भाववाचक संज्ञा, पुल्लिंग और एक वचन, ठीक है। भाववाचक संज्ञा, पुल्लिंग और एक वचन। नेक्स्ट देख लीजिए, लिखिए, चलिए सभी लोग। इस उपवन का सौंदर्य देखते ही बनता है। इस उपवन का सौंदर्य देखते ही बनता है। इसमें सौंदर्य को अंडरलाइन करिए। सौंदर्य, जहां पे कारक नहीं समझ में आएगा, यानी कि लगेगा कि इसमें तो कोई कारक ही नहीं है, तो उन शब्दों में, भाववाचक संज्ञाओं में आपको कारक लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप उसका भेद लिखोगे संज्ञा का, और लिंग वचन बस। जिसमें आपको कारक समझ में आएगा उसमें ही कारक लिखना है आपको। चलिए बताइए बेटा। आरती ने आंसर दिया है, बाकी लोग? एक संज्ञा ही है बच्चों, ठीक है। इस उपवन का सौंदर्य भी एक भाव है, तो ये भी आपका भाववाचक ही संज्ञा है। वैसे गुणवाचक भी तो हो सकता है ये। सौंदर्य अर्थात सुंदरता, उपवन की सुंदरता बताई है, तो गुणवाचक, गुणवाचक भी सही है, ठीक है, ठीक है आरती, गुणवाचक संज्ञा भी सही है। पुल्लिंग और एक वचन, वेरी गुड। नेक्स्ट लिख लीजिए। अध्यापक का स्थान सम्माननीय होता है। अध्यापक का स्थान सम्माननीय होता है। अध्यापक का स्थान सम्माननीय होता है। इसमें सम्माननीय शब्द को अंडरलाइन करिए, सॉरी, होता है शब्द को अंडरलाइन करिए सभी लोग, और फटाफट आंसर करिए। होता है शब्द। हाँ चलो, बहुत लेट आंसर दे रहे हो आदित्य, थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर दो। आरती ने आंसर किया है बेटा, और पूरा बतलाइए। अकर्मक क्रिया है, पुल्लिंग है, एक वचन और वर्तमान काल, ठीक है। होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस लिख लीजिए, इसको कल करके। सभी लोग लगभग लगभग मेरे व्हाट्सएप से अटैच्ड हो चुके हैं, तो आप लोग उसका सॉल्यूशन करके भेज सकते हैं।
ठीक है। सकर्मक क्रिया